ऑलराइट, हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। ऑलराइट, वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकोड गुरु का एक इंट्रोडक्शन। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। सो मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैम सारिया, सायरा। यस मैम। ऑलराइट, सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। मैम सायरा, आप मुझे होस्ट बना दें। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो आईकोड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आईकोड गुरु का मोटो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। सो आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है उन्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो आईकोड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? आईकोड गुरु आईकोड गुरु पे दिन में 15 सेशंस होते हैं पर डे। एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। वेबिनार जिसमें हम सारे मौजूद हैं। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के कोर्सेज रन करवाए जाते हैं जो कि नेचुरल साइंस स्टूडेंट के होते हैं। CS के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं और जो मुख्तलिफ डोमेन्स के स्टूडेंट हैं एक्सेट्रा वो ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल आर्ट्स और GRE के कोर्सेज 100% फ्री आईकोड ग्रुप पे रन करवाए जा रहे हैं 2025 की स्कॉलरशिप्स को फंड करने के लिए। GS से और लीड कोड के भी आईकोड पे कोर्सेज रन करवाए जाते हैं ताकि हम फैंग कंपनीज के इंटरव्यू को टारगेट करें और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बेहतर हो सके। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। अगर हमारी किसी लाइव सेशन में हम एब्सेंट होते हैं और हमारी जो लाइव सेशन है वो मिस हो जाता है तो हम आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल फेसबुक पेज से रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। सो आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल पेज पे सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं आईकोड ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। सो 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं आईकोड ग्रुप के हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। आईकोड ग्रुप हेल्प करता है स्टूडेंट्स को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली USA। आईकुड ग्रुप हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने में जिसमें जिन टेक्निक्स पे हम काम करते हैं उससे स्टूडेंट्स की जो रिज्यूमे होते हैं वो आउटशाइन करते हैं तो उनके चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हम सभी ने ही नाम सुना है। एक इवेंट होता है विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, CS50 पजल डे, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। सो आईकोड गुरु की टीम ने 9 बाय 9 पजल जो है सॉल्व किए सक्सेसफुली और 60 टीम्स जो है पाकिस्तान की उन्होंने ये पजल्स जो हैं सक्सेसफुली सॉल्व किए थे और पाकिस्तान का सेकंड रैंक आया था जिसमें 38 टीम्स जो थी वो आईकोड गुरु की तरफ से थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हम सभी ने नाम सुना है। उसका एक इवेंट होता है कोड इन प्लेस जो कि बड़ा ही पॉपुलर और बड़ा ही प्रेस्टिजियस इवेंट है जिसमें हमें ये मौका मिलता है कि हम एज अ TM, एज अ मेंटर या सेक्शन लीडर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोडिंग पढ़ाएं। तो आईकोड गुरु से 72 मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए इस इवेंट में। 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईकोड ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन पीपल कोड जैम 2023। और ये एक हाईलाइटिंग न्यूज़ थी क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे और 2023 में एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट ग्रुप की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। स्टूडेंट इंटर्न्स जो हैं वो इतिहाद एविएशन ग्रुप में अबू धाबी गए थे एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में।
So fall 2024 fully funded scholarships in USA. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आईकोड गुरु के, उन्होंने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है सन 2024 में सिक्योर की, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने 18 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया और उसमें फुली फंडेड जो एडमिशन है वो सिक्योर किया, जिनका प्रोफाइल कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 to 3.8, आर्ट्स रेंज 6.5 to 7.5, पब्लिकेशन और GRE नहीं था, स्टडी गैप भी काफ़ी ज़्यादा था 1 to 15 ईयर्स, और उन्हें 100% फी वेवियर मिला एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए, और स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1100 to $3000 पर मंथ, और कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आईकोड पे रजिस्टर करने के लिए यू कैन गो थ्रू दिस लिंक, और आप आईकोड गुरु के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं। आज का जो वेबिनार टाइटल है फ्रॉम एप्लीकेशन टू अराइवल आर स्टूडेंट्स गाइड टू US एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर हैं वो मैम दुआ आमिर हैं। मैम दुआ आमिर जो है अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, और मैम का एक्सपीरियंस है एक्सचेंज प्रोग्राम का, तो मैम उसके बारे में हम थोड़ा सा गाइड करेंगी। सो सबसे पहले मैम हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। सो यस मैम, ओवर टू यू। Thank you, Muskan, and thank you everyone for joining. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो इंट्रोडक्शन आईकोड गुरु का मुस्कान ने आपको सारा दे दिया है। मेरा जो प्रोग्राम था उसका नाम था स्टेम सिस्टर्स प्रोग्राम। ये USA में हुआ था फॉर अबाउट 3 वीक्स। इस प्रोग्राम का मेन फोकस था क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी। अब दिस वाज फॉर माय टेन्योर, बट इट कैन हो सकता है कि अगले टेन्योर में ये चेंज हो जाए, लेकिन कुछ इसी तरह का होगा, कोई ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ और ग्लोबल इशू, और उस पे टेक्नोलॉजी को मिला के क्या काम किया जा सकता है, इसका मेन पर्पस ये था। बेसिकली ये एक रिसर्च इंटर्नशिप थी। इसमें हमने लेक्चर्स किए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हुई थी, वर्कशॉप्स, फील्ड ट्रिप्स, सब मिला के हमने किया था, और एंड पे हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था। उस प्रोजेक्ट में हमने कुछ इस तरह का सोल्यूशन निकालना था एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही हो और क्लाइमेट चेंज भी आ रहा हो। इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में गए थे। US डिपार्टमेंट स्टेट के साथ हमारा एक डायलॉग हुआ था, जिससे मेरे ख्याल से एक्सपोजर में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फंडेड था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज से, US एम्बेसी से और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से। अब मेन जो लर्निंग हाइलाइट्स थी इस प्रोग्राम की, पहली बात तो ये थी कि आपको एडवांस्ड रिसर्च जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर की लैब्स में हो रही थी, आपको उस सब का पता चल रहा था। आप जाके उधर के प्रोफेसर से मिल सकते थे, आप जाके लैब्स में खुद काम कर सकते थे, तो काफ़ी सीखने को मिल रहा था। इसके अलावा एक और चीज़ ये थी कि हमने ये सीखा कि टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट आपस में कैसे मिल सकते हैं, और हम कैसे ऐसे बेसिकली ग्रीन सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इश्यूज के। हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी प्रोजेक्ट्स करके। सब प्रोजेक्ट्स हमारे इन ग्रुप्स ऑफ 3 हुए थे, तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं स्टेम के ही, और उनके साथ मिलके आप एक प्रोजेक्ट करते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में हमारी एप्लीकेशन थी, इंटरव्यू था और वीज़ा प्रोसेस था। एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। इंटरव्यू के लिए एंड पे आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो मैं आप सबसे लूँगी। और वीज़ा प्रोसेस में हमारी US एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की थी, तो वो भी सारा प्रोसीजर बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स देखें, तो सबसे पहले तो एक CV या रिज्यूमे हमने बनानी थी।
उसमें आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और स्पेशली अपनी एक्टिविटीज बतानी थी। तो एजुकेशन में तो जो सब मेरा था, जैसे मैं फास्ट यूनिवर्सिटी से थी और जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड था एफएससी का, मैंने वो ही लिखा था। वर्क एक्सपीरियंस मेरा इतना था नहीं, मैंने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में ही लैब्स में एज ए लैब डेमोन्स्ट्रेटर काम किया था, तो मैंने सिर्फ वही लिखा था। प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी बनाए हुए थे। तो प्रोजेक्ट्स में मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था जिसमें लाइफ ट्रैकिंग थी और ये सब था। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ अलाइन कर रहा था, तो मैंने ये डाला था। और बाकी कुछ कोडिंग प्रोजेक्ट्स थे मेरे, मैंने वो डाल दिए थे। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका मेन फोकस वाला टॉपिक हो, जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी था, कोई उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आप डाल दें। इसके अलावा रिज्यूमे में उन्होंने हमसे एक्टिविटीज मांगी थी कि आपने एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करके खुद से पर्सनली क्या काम किया है एज अ को करिकुलर एक्टिविटी। तो कुछ वो एक्टिविटीज भी हमने डाली थी, जिसमें मैंने प्लांट्स लगाने का कुछ काम किया हुआ था एक एनजीओ के साथ, तो मैंने वो डाल दिया था। और इसके अलावा भी अगर आप कोई वेलफेयर का काम करते हैं किसी भी हवाले से, तो वो अगर आप रिज्यूमे में डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने एक स्टेम एजुकेशन पे ऐसे लिखना था। ये मेरे टेन्योर में टॉपिक था, हो सकता है कि नेक्स्ट टेन्योर में ये टॉपिक चेंज हो जाए, बट ओवरऑल ऐसे लिखने में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सबसे पहले एक आउटलाइन बना लें बेसिक, और उसके बाद उस पर काम करें, और उसके बाद एक दफ़ा फिर गो थ्रू करें ऐसे को, अपने किसी इंग्लिश के टीचर को या किसी और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को वो दिखाएं ताकि वो आपको उस पर और अच्छा मशवरा दे सकें। दिस इज़ व्हाट ये मैंने किया था। तो आप लोग भी इसी तरह से कुछ कर सकते हैं या आप लोग मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट थी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना था। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ना उसी का इम्पैक्ट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बताया था कि जैसे मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और मैंने एक पूरा करियर शिफ्ट लिया था प्री मेड से साइबर सिक्योरिटी की तरफ। तो वो पूरा चेंज मैंने क्यों लिया, उसके सारे पर्सनल रीजंस, उसके पीछे मोटिवेशन, मैंने वो सब अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखी। इसके अलावा मैंने ये शेयर किया अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि जो कुछ मैं इस प्रोग्राम से सीखूंगी वो मैं आगे कैसे कम्युनिटी में यूज करूंगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये भी लिखना बहुत ज़रूरी था कि आप इस प्रोग्राम में आना क्यों चाह रहे हैं। उसके लिए आप रीजंस ढूंढें कि अभी आपकी लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ये प्रोग्राम कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कोई वेलफेयर का काम करते हैं या किसी एनजीओ के साथ या किस खुद से भी कुछ करते हैं, तो उसमें इट हेल्प्स अ लॉट कि आप उन चीज़ों को अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डालें कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ और इसकी वजह से मुझे इस प्रोग्राम में आना चाहिए, और इस प्रोग्राम के बाद मैं ये सब और बेहतर तरीके से कर सकूंगा। चौथी रिक्वायरमेंट जो हमारी थी दैट वाज कि आप 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन दें। ये तो आप अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कह सकते हैं, तो वो आपको दे देंगे। इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थी एज 18 to 25, और आपने किसी बैचलर्स डिग्री में होना बहुत ज़रूरी था जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स की डोमेन में आती हो। अगर आप इस डोमेन में नहीं आते तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा आपका यूएसए में कोई प्रीवियस ट्रैवल एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश स्किल्स वो देखते हैं लेकिन कोई इंग्लिश के टेस्ट स्कोर्स आपसे नहीं मांगे जाते। ओके एवरीवन,
This was all from my side. If you still need any guidance or want to ask something, please go ahead. Yes, Subed. जी सर, उबैद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, मेरा सर जफर का भी हैंड रेस था सर, अगर आप बता कर लें, मैं बाद में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जी मैम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सेशन एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें टोटल sir. सीट्स कितनी होती हैं और डिफरेंट कंट्री से कितने कितने लोग आए हुए थे? क्या सीट्स पर कंट्री होती हैं या ओवरऑल जनरल सीट्स होती हैं? सर, इसमें हमारे प्रोग्राम में 30 सीट्स थी, लेकिन 3 लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं जा सके थे। तो ये प्रोग्राम 27 लड़कियों ने फिर अटेंड किया था। ये और पाकिस्तान इसके से अलावा 27 थी, ओवरऑल 27 थी ऑल ओवर द वर्ल्ड? पाकिस्तान से 27। अमेजिंग जी, इस इसका मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके अलावा इंडिया से भी लोग आए थे। इंडिया से लड़के और लड़कियां दोनों आए थे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टेन्योर जो इनका हो, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हों। और एक कोई अफ्रीकन कंट्री भी था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वहां से भी लोग आए थे। तो ये 3 कंट्रीज थी, और इन सबको हमने, कुछ हमारी क्लासेस साथ भी हुई थी, कुछ हमारी फील्ड ट्रिप्स भी साथ हुई थी। थैंक यू जी, यही क्वेश्चन है। और मॉडरेटर्स प्लीज नोट कर लें, इसका मतलब है दिस इज अ बिग कंपटीशन, so we should help students to apply in numbers. एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा इससे पहले हम फर्दर क्वेश्चंस लें। स्टूडेंट, अभी एमआईटी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में मास्टर का, और उसमें वो प्रेफरेंस दे रहे हैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स को। तो उसकी डेडलाइन है आफ्टर 10 डेज। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशॉप्स, ताकि हम उसमें हेल्प करेंगे सब स्टूडेंट्स को, हम हैंड होल्ड करके अप्लाई करें इसमें, स्पेशली नेचुरल साइंसेज के। तो प्लीज कीप एन आई ऑन दैट। तो और उसके लिए आप स्लैक पे पूछ सकते हैं फर्दर, और हम अभी वर्कशॉप भी करेंगे इसके लिए वीक डे में करेंगे किसी में, क्योंकि टाइम कम है। तो दैट्स इट। तो लेट्स गो टू फर्दर क्वेश्चन। जी सर, रिजवान आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम, दुआ आपका, आपके टाइम का और आपकी गाइडेंस का। इट्स क्रूशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं यहाँ पे बे एरिया में होता हूँ, यूएस में। और हाईकोर्ट गुरु की मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है। और आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, वो हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप लोग पाकिस्तान को यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आते हैं। लोगों को इस तरह पाकिस्तान का पता चलता है। तो मतलब आप लोग जो है ना, जो यहाँ अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंशाल्लाह भी आएंगे फॉर स्प्रिंग सेशन, और जो पहले आए हैं, आप लोग एम्बेसडर्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान के। तो एक चीज आप हमेशा याद रखें, आप जो भी करते हैं ना, वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लोग आपको दुआ आमिर के तौर पर नहीं देखते, लोग आपको एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट देखते हैं। और आप जैसे जो लोग हैं, वो पाथ खोलते हैं, वो डोर्स ओपन करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाद में अप्लाई करते हैं। अगर एक स्टूडेंट के साथ एक प्रोफेसर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, तो अब चूंकि हमारा मुल्क इतना नहीं है ना टेक्नोलॉजिकल फील्ड में या इन सेक्टर्स में, तो लोग उसको एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट ले लेते हैं। क्या ये पाकिस्तान का स्टूडेंट नहीं अच्छा किया? ये चीज डिफरेंट है अगर कोई चाइना या इंडिया से आए, क्योंकि वहां पर वो उनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि लोग फिर उसको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं कि यार नहीं, इंडिया में या चाइना की इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अच्छा नहीं था। तो इस तरह लोग कैरी करते हैं। जब मैं पढ़ रहा था फ्रांस में, तो मुझे याद है हमारे प्रोफेसर थे वो, अब मैं क्यों फ्रांस गया और पढ़ा, क्योंकि हमारे हमसे पहले एक पाकिस्तानी स्टूडेंट थे जिन्होंने उस प्रोफेसर के साथ काम किया था। तो उसने वो डोर ओपन कर दिए कि मैं आया, उसके बाद हमारे साथ कुछ और उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हायर किए। तो उन्होंने एक दिन मेरे से पूछा यूईटी पिशावर का, कि यूईटी पिशावर कैसी यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कंपेयर करे थे यूईटी लाहौर से या, तो उस जमाने में यूईटी पिशावर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कंसिडर होती थी यूईटी लाहौर की निस्बत। लेकिन उनके पास एक पुराने स्टूडेंट थे यूईटी पिशावर से, ठीक है, तो उन्होंने उसको उससे रिलेट किया और उन्होंने कहा कि यूईटी पिशावर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि उसका एक स्टूडेंट इधर आया था। और तो ये चीजें ना हमारे लिए डोर्स ओपन करती हैं। तो आप लोग माशाल्लाह
एम्बेसडर्स हैं, आप लोग वो डोर्स ओपन करते हैं फर्दर स्टूडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस लिहाज से ये चीज़ आप लोगों की अपनी सक्सेस है। मैम दुआ मेरी की अपनी सक्सेस है कि वो यहाँ ही उन्होंने एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ा, लेकिन एक लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हेल्प की जो कल को इस यूनिवर्सिटी में उन प्रोफेसर्स के पास जाएंगे। सो हम अनइंटेंशनली वो ग्रेट सर्विस कर रहे होते हैं। इन द एंड हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव तो आपका अपना होता है कि हम अपना करियर बना रहे होते हैं, हम अपने अपने आप को आगे पुश कर रहे होते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये हमारे कंट्री को, हमारे बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हो। तो थैंक यू वेरी मच मैम दुआ फॉर योर स्ट्रगल जो आपने जिंदगी में की और यहाँ पर पहुंची और शेयरिंग विद आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी हर बात से एग्री करती हूँ। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं कि बाकी मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा नीचे देखा जाता है। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे जब जाएं तो खुद को ऐसे प्रेजेंट करें कि हमें याद रखा जाए और फिर हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। जैसे कि हमारा प्रोग्राम जो हुआ था वो बहुत अच्छा गया। एम्बेसी के लोगों ने भी बहुत तारीफ की, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने भी बहुत तारीफ की, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लोग इसके बाद भी जाते हैं, आई वुड वांट कि वो भी इतने अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम में रहें और सबको, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें कि हमें दोबारा बार बार मौका मिले और आगे और लोगों को भी गाइड करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक So, Sir Ugail, you can ask your question. मैम मेरा क्वेश्चन एसओपी से रिलेटेड है। लेटर ऑफ मोटिवेशन आई गेस आपके लिए शेयर किया था। मैम आपकी जर्नी में उस बारे से पूछना चाहूँगा कि आपको कितने दिन लगे, किस तरीके से आपने ड्राफ्ट लिखा, और थोड़ा सा मैं उस प्रोसेस को थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से अपनी एसओपी जो है वो लिखी। यू। तो सबसे पहले तो ना, मेरी एक इंग्लिश की प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में, मैंने उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ली थी कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप पहले एक आउटलाइन बना लें, और मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था आउटलाइन बनाने के लिए। आई थिंक एआई यूज़ करना बिल्कुल ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। आप उससे एक आउटलाइन बना लें और उसके बाद आप उस आउटलाइन को अपने वर्ड्स में कर लें। जैसे कि उसने मुझे कह दिया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दूं कि मैं सबसे अलग लगूं, मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो स्टैंड आउट करे। तो आप ये करें कि सबसे पहले आप एक आउटलाइन बनाएं, और मुझे ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा स्लो काम करती हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लगा था ये पूरा ऐसे लिखने में और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने में, क्योंकि मैंने मल्टीपल ड्राफ्ट्स बनाए। मैंने एक दफ़ा लिखा, फिर मुझे उसमें कुछ चेंजेस की, फिर दूसरी दफ़ा किया, और कोई 2-3 दफ़ा मैंने उसमें चेंजेस की, फिर मैंने अपनी टीचर को दिखाया, और फिर उन्होंने अप्रूव किया, फिर मैंने उसे आगे दिया। तो बेहतर है कि आप जल्दी लिखना शुरू करें, और जैसे जैसे आपके दिमाग में कोई नई बात आए, आप फिर उसको भी साथ लिखते हैं, और कोई बात अगर चेंज करनी है तो आप वो भी करते हैं। और कुछ मेरे दोस्त थे जो इससे पहले बाहर मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे गाइडेंस काफ़ी दी थी, और इस बात पे उन्होंने भी बहुत एम्फेसिस किया था कि आप अपनी, जो आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप वो चीज़ें डालें, क्योंकि उनसे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप कोई वेलफेयर का काम करें, या कुछ भी जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करे, या कुछ भी इस तरह का, और आप वो अपने एसओपी में डालें। राइट, थैंक यू सो मच मैम। जी सर हाशिर, आपने सवाल पूछ लें। जी मैम, थैंक यू फॉर द सेशन। ओवरऑल काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है। मैंने जो क्वेश्चन करना था आपसे वो वीज़ा के बारे में करना था कि मतलब आपका ये ओवरऑल ड्यूरेशन इसकी कितनी थी, क्या आप B2 वीज़ा पे गई थी, और अगर यूएस एम्बेसी ने आप लोगों की हेल्प की थी तो फिर 3 वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो गए, और उस रिजेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैं J1 वीज़ा पे गई थी, और इसका पूरा ये 3 वीक्स का प्रोग्राम था।
अब इंटरव्यूज तो हम सबके सेपरेटली हुए थे, तो मुझे नहीं पता कि उन लड़कियों ने जाके अपने इंटरव्यू में क्या बोला जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हुआ। लेकिन मेरा तो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत स्मूथ गया था। और कुछ मेरी अपनी यूनिवर्सिटी से लड़कियां थी, उनसे मेरी बात हुई थी, उनका भी बहुत स्मूथ गया था। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उन लड़कियों का किस बेसिस पे वीजा रिजेक्ट हुआ। सबसे बेस्ट ये है कि आप जब एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो सब कुछ सच सच उन्हें बताएं, जो वो पूछें उसका सही सही आप जवाब दें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, तो नहीं रिजेक्ट होगा इंशाल्लाह। जी मैम, मैं इसमें ऐड करूं अगर आप इजाजत दें तो। जी जी। देखें, ये क्वेश्चन बड़ा क्रूशियल है, और नॉर्मली जो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स जाते हैं तो इट इज, उनकी जो फंडिंग है वो यूएस एम्प्लॉयर दे रहा होता है। तो वीजा ऑफिसर को 2-3 मेन इश्यूज होते हैं। एक, कि ये बंदा फाइनेंशियली ठीक है कि नहीं है। तो चूंकि हमारे स्टूडेंट्स यूएस एम्प्लॉयर फंड कर रहा होता है तो वो क्वेश्चन तो निकल जाता है। उसके बाद एक चीज होती है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कहते हैं या बैकग्राउंड चेक कहते हैं। बैकग्राउंड चेक में ऑब्वियसली दे गिव योर क्रेडेंशियल्स टू अ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि भाई ये किस एजेंसी ने बैकग्राउंड चेक करना है, और फिर वहां उन एजेंसीज के डेटाबेस में वो देखा जाता है। तो ऑब्वियसली कुछ तो लक है, लेकिन हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं? पहली बात, ऑन इंटरनेट ऑब्वियसली ये डेटाबेस सबसे पहले इंटरनेट चेक करते हैं। ऑन इंटरनेट आपकी कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो। दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। स्पेशली इमोशनल पोस्ट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गुस्से वाली पोस्ट, क्योंकि उन्हें लगेगा भाई ये बंदा तो किसी भी चीज में गुस्से में आ जाएगा। तो नो पॉलिटिकल एफिलिएशन शुड बी शोन ऑन योर LinkedIn profile, on your Facebook or any other social media. No religious affiliation. आपके जब वो सॉफ्टवेयर आपका नाम जब स्कैन करे तो उसे लगे भाई ये बंदा तो है ही सिर्फ टेक्निकल। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आपका एड्रेस लिया जाता है, वो एड्रेस भी चेक किया जाता है कि इस एड्रेस पे इस इलाके में पहले ऐसे लोग तो नहीं रहते जो ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपका जो एड्रेस है वो भी इन चीजों में ना जाए। उसमें आप ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में से तो कोई इन्वॉल्व नहीं है इन चीजों में, या ज्यादा शोर तो नहीं चाहता ऑनलाइन। अगर वो ऑनलाइन शोर में चाहता है तो साइलेंटली रिजेक्शन होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा रिजेक्शन क्यों हो रही है। नो बॉडी एक्सप्लेन गिव रीजंस फॉर दिस। तो तीसरी चीज कि आपका जो सर्कल है, सर्कल और इन्फ्लुएंस में एक तो नेम मैचिंग होती है कि आपका नाम किसी से मैच कर रहा है, उसमें भी आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। और इसके बाद आपके जो सर्कल में कनेक्शन ऑफ फ्रेंड्स में फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री कनेक्शंस हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो ग्रे एरिया में आते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिवेटेड हैं, जो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। तो ये चीजें जो अपने तौर पर कर सकते हैं। तो हमारे आई कोड गुरु के मोस्टली स्टूडेंट्स को वीजा नॉर्मली जल्दी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस दफा हमारे कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग थोड़ी सी लॉन्ग हुई है। तो ऑब्वियसली फाइनेंस इज नॉट द रीजन, द ओनली रीजन माइट बी कि शायद उनका कहीं नाम मैच कर रहा हो या कोई और चक्कर। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो इन चीजों के बारे में केयरफुल रहो। होप इट हेल्प्स। All right. Yes, yes, it does. सर मोहसिन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर क्वेश्चन। मैम मैं अभी फिनलैंड में हूँ, फिनलैंड आया हूँ लास्ट ईयर। तो उस वक्त मेरा बैचलर चल रहा था पाकिस्तान में, तो मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं थी। तो मैंने अप्लाई किया बैचलर के लिए फिनलैंड के लिए। तो मेरा सब कुछ हो गया, टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मैंने पास किया। तो उस वक्त मेरे पास डिग्री नहीं थी बैचलर की, तो मैं यहाँ बैचलर पे आया हूँ। अब मेरा डिग्री कंप्लीट है लास्ट ईयर, पाकिस्तान वाले जो बैचलर का था। अब मैंने यहाँ पे दोबारा बैचलर स्टार्ट किया है, 1 ईयर हो गया ना।
तो ये लोगों क्रेडिट भी नहीं ट्रांसफर कर रहा है और बाकी और डिग्री का भी कुछ नहीं करता है। तो अब मेरा ये प्लान है ना, अब मैंने फ्रीज किया है ना इस साल को। तो अब मेरा प्लान है कि यूएस के लिए अप्लाई करें ना। तो आज मैंने वेबिनार को एक कोलीग्स ने लिंक वगैरह भेज दिया ना। तो आज मेरा फर्स्ट डे है ना, आज मैंने अटेंड किया है ना। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे मेरे पास है ना। तो मैं एमएस के लिए अब सोच रहा हूँ ना कि एमएस के लिए अप्लाई करूँ यूएस के लिए। सो दैट्स माय क्वेश्चन। सो हाउ वी कैन अप्लाई फॉर यूएस थ्रू मास्टर एंड because my background is human resource management from Pakistan. So thank you. आई डोंट थिंक इसके बारे में मैं आपको इतना अच्छा गाइड कर सकती हूँ। शायद डॉक्टर जफर या कोई और आपको ज्यादा बेहतर बता सकते जी हैं। जी मैम पहले बात, दिस इज ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, जब आपको चीज ना आती हो तो द बेस्ट आंसर इज कि आप शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दें कि आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन इट। अच्छा, तो पहली बात जो आपको अपने आप से पूछनी है वो ये पूछनी है कि आपके प्रोफाइल में ऐसी क्या चीज है कि प्रोफेसर जो है एक यूएस ग्रेजुएट को छोड़ के, अंडरग्रेड को छोड़ के, एक या यूरोपियन को छोड़ के, या हंड्रेड ऑफ इंडियंस को छोड़ के जिनका जीपीए 4 है, आपको सिलेक्ट कर देगा, स्पेशली अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है जो आपने अपने आप से पूछनी है। अगर आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो आपको कंपेटिटिव एज दे रही है, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। फिर आप अपने पैसे लगा के जा सकते हैं, जो तकरीबन $30,000 सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी की फीस होती है, और तकरीबन $30,000 ही ऊपर और एक्सपेंस आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 2 करोड़ रुपया पर एनम की, अगर आप अपने पैसों पे जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो यू नीड टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ। आप प्रोफेसर को बड़ा वाजे एडवांटेज नजर आना चाहिए आपके प्रोफाइल में एज कम्पेयर टू इंडियन, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी प्रोफेसर खुद इंडियन होते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए आपको एआई आनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दौर में। तो देन आप किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के मेजर में जा सकते हैं, जिसमें आप मास्टर कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लस एआई, या पीएचडी कर सकते हैं यूज ऑफ एआई। तो आजकल जो 80% यूनाइटेड स्टेट में फंडिंग है किसी भी डोमेन में, वो है यूज ऑफ एआई इन दैट डोमेन। और एआई से पहले आपको पाइथन आनी चाहिए और डाटा एनालिसिस आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर होगा मेरा आंसर आपको? सर मैंने जब कंप्लीट किया मेरा उधर तकरीबन 2 ईयर एक्सपीरियंस था। थोड़ा बहुत एनजीओ के साथ काम किया है ना, तो 2 ईयर एक्सपीरियंस था एज एक्सपीरियंस एचआर। एक्सपीरियंस की कोई वर्थ नहीं है। हाँ। जो इंडिया से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं ना, जिसका 2 साल का गैप है, उसका भी 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस तो हर एक का हो। तो अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपको एआई आनी चाहिए। अब आपने डिस्टिंग्विश कैसे करना है? तो मेरा सब लोगों से क्वेश्चन है, क्या कोर्सेरा के कोर्सेज अगर ये भाई कर ले तो इनको कंपैरेटिव एज मिलेगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? नो सर। हाँ बिल्कुल। तो कोर्सेरा के, यूडेमी के कोर्सेज का कोई एडवांटेज नहीं होता। आप अपने नॉलेज के लिए इनको जरूर पढ़ें, लेकिन अगर आप कहें कंपैरेटिव एज मिलेगा तो वो बहुत मुश्किल चीज है, बिकॉज वो कोर्स तो कोई भी ले सकता है। तो आपको इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाने की जरूरत है, वो आपको कंपेटिटिव एज देंगी एज पर अवर एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल कंपटीशंस में जाएं, और अगर आप सीरियस हैं तो यू शुड गो टू एट लीस्ट 1 इंटरनेशनल इवेंट पर मंथ। फिर आप 1 साल बाद आपका सीवी बाकियों से बहुत बेहतर होगा, वो प्रूफ करेगा। क्योंकि इंटरनेट हैकाथॉन जो है वो वॉलंटरली होती है, उसमें हर कोई बंदा नहीं जाता। तो प्रोफेसर को लगता है कि भाई मैंने अच्छे सीजीपी वाले लोग बहुत देखे हैं,
लेकिन ऐसा बंदा नहीं देखा हु इज सो एनर्जेटिक वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाके हर महीने एक नए इंटरनेशनल अननोन लोगों के साथ नई टीम बना के नए प्रोजेक्ट पे काम करता हो. So this shows a lot of things. So you can adjust in international culture very quickly. You can adapt to the time zones. You can have difficult discussion. You can have discussion with different people from different domains. So that is the way I know. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Welcome. ये next question पे चलते हैं. सर फराज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जी मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है. जी मैम, अब एक्सूसी स्कॉलरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसकी डेडलाइन नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को है, और जिस तरह और इसके अलावा यू ग्रेड तो वैसे गुजर गया है, तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम्स यूएसए के और बाकी ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज़ में आते हैं, स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं. तो बेसिकली आप सिलेक्ट हुई हैं, यू हैव नॉन के वो क्या चीज़ देखते हैं प्रोफाइल में, लाइक क्या वो चीज़ मेजरली देखते हैं जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स सिलेक्ट होता है? कैन यू प्लीज गाइड दैट? सबसे पहले तो आप देखें कि ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और आप जैसे कि इसकी एक सीवी थी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था, ऐसे था, उस तरह आप देखें कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सबसे पहले. फिर आप देखें कि वो प्रोग्राम फोकस किस एरिया पे कर रहा है. जैसे मेरा प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहा था, और उसको स्टेम के साथ कैसे मिलाना है इस पे फोकस कर रहा था. तो मैंने अपना सब कुछ इसी के हिसाब से डिजाइन करके उनको आगे भेजा था. सीवी में मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स डाले जो स्टेम से और एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे. एसओपी में मैंने वो बातें लिखी जो इससे रिलेटेड थी. अपनी मैंने वो एक्टिविटीज सीवी पे दिखाई जो कि इस पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड थी. तो आप देखें कि क्या क्या उससे रिलेटेड है, और फिर उस सब को प्रेजेंट करके आप सबमिशन करवाएं अपने एप्लीकेशन की. ओके मैम, थैंक यू. मैम सायरा आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं. अच्छा, इसमें मैं एक कमेंट ऐड करूंगा पहले स्टूडेंट्स के लिए. श्योर सर. स्टूडेंट्स देखें कि इस प्रोग्राम में टोटल थी 30 सीट्स, और इसी तरह यू ग्रेड में तकरीबन होती है 200 सीट. तो यू ग्रेड आई थिंक जो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर वाला था उसमें अप्लाई किया था टोटल 23,000 स्टूडेंट्स. तो 23,000 स्टूडेंट्स में से अगर 200 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट होना तो कंपटीशन विल बी ह्यूज, राइट. तो आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी भी हो सकता है कि आपको सिलेक्ट ना किया जाए बिकॉज देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स. तो अगर इन प्रोग्राम्स में आप सिलेक्ट भी नहीं भी होते तो डोंट फील बैड. एज कंपेयर टू दिस, यूनाइटेड स्टेट्स में जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जो एक्चुअली मैटर करता है जिंदगी में, दीज प्रोग्राम्स आर गुड टू हैव बट नॉट गारंटी फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर. लेकिन जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं एमएस के लिए वो अमेरिका में होते हैं मोर देन 1 मिलियन. तो उनमें आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा होता है. तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इन जगहों पे अगर आपका नहीं भी होता है तो इट इज परफेक्टली फाइन. स्काई इज नॉट फॉलिंग, नथिंग इज हैपनिंग. और इंशाल्लाह आपका कि जो स्कॉलरशिप जो प्रॉपर मास्टर का स्कॉलरशिप है वो आपको आसानी से मिल जाएगा स्कॉलरशिप इफ यू आर रेडी, इफ योर प्रोफाइल इज गुड. जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थैंक्स सर. सायरा आप अपना क्वेश्चन पूछ लें. मैम मेरा ये सवाल है कि क्या इसके लिए कोई लिमिट है कि आप मतलब 6 सेमेस्टर में हो या फाइनल, मतलब कुछ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं करते. और इसके अलावा अगर कोई फ्रेशर्स हैं, जैसे अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर है, तो उनको आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि वो किस तरह की यानी कि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों ताकि वो इसके लिए स्टैंड आउट कर सकें. मेरे साथ इस प्रोग्राम में
प्रेशर कोई भी नहीं था। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कोई नहीं था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के थे और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी थे। तो मुझे इतना पता है कि फाइनल ईयर वाले जा सकते हैं। और जो हमारा पूरा आया था एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वाला फॉर्म, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं सब, किसी भी ईयर में आप हो आप अप्लाई कर सकते हो। मैम जैसे कि मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अगर कंप्लीट हो गया फिर तो नहीं कर सकते। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस वक्त पढ़ रहे हो। ओके। अगर आपका 6th सेमेस्टर हो चुका है तो देन वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप फिर इन इवेंट्स की बजाय अपने एमएस की स्कॉलरशिप के लिए ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप एलिजिबल हो जाते हैं। आइल्स करें अच्छे बैंड के साथ और एमएस की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते जी सर, कासिम आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जफर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा ना एक सवाल बड़ा अजीब सा है, वो मुझे बहुत तंग करता है। एक बच्चा है, सर्टिफिकेशन कर रहा है, डेवऑप्स भी पढ़ रहा है, साइबर भी पढ़ रहा है, एआई भी पढ़ रहा है, वेब भी पढ़ रहा है, और एक बच्चा लीड कोड कर रहा है बड़ी अच्छी तरीके से पाइथन में। उसे नॉलेज ले रहा है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहा किसी कंपनी के साथ। तो प्रोफेसर किसको देखेगा? जो सर्टिफिकेशन ले रहा है, वर्क भी कर रहा है, एक्सपीरियंस भी, और जो लीड कोड कर रहा है उसको लेगा कि जो सर्टिफिकेशन वाला? हैं। इन दोनों को नहीं लेगा, क्योंकि दोनों के प्रोफाइल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे लगे कि ये हंड्रेड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स से जिनका जीपीए 4 है, जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज है, उनसे अच्छा है। दोनों दोनों का सीवी अच्छा नहीं है। सर, सर्टिफिकेशन मैटर करती है कि नहीं सी? सर्टिफिकेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो आपकी बीएस की डिग्री है और उसका सीजीपीए है। सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करती। सर, ये सीवी में लगानी चाहिए कि नहीं चाहिए? लगा लें, लेकिन फायदा कोई नहीं है। क्या फायदा है इसका? ठीक है सर, फिर उसके लिए को, लीड कोड कोई फिर भी मैटर बंदा करता है? कोई भी बंदा लीड कोड के साथ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स मैटर करते हैं। अगर इंटरनेशनल ठीक है। हैकाथॉन नहीं है तो लीड कोड विल नॉट हेल्प, क्योंकि इंटरनेशनल हैकाथॉन आपको सिखाती है कि किसी इंटरनेशनल टीम में कैसे काम करना है। अगर आपने वो नहीं किया हुआ तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाए। सर, मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, मैं 2 हैकाथन में गया हूँ, तो अब मैंने 2 मेजर स्किप किए हैं यूनिवर्सिटी की वजह से। अब क्या 6 सेमेस्टर तक मैं कर सकता हूँ? आप अप्लाई बगैर किसी हैकाथॉन के भी कर सकते हैं, लेकिन चांस कम होता है। तो आपको सर, मेरा हैबिचुअली 26 में बीएस खत्म होगा। हाँ, आपको हैबिचुअली 1 इंटरनेशनल इवेंट पर मंथ में जाना चाहिए। ठीक है। देखें, आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैक्सिमम क्या होगा, आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में प्रोफेसर 2 मिनट में आपको रिजेक्ट कर देगा अगर आप अच्छे नहीं है। तो आपने हैकाथॉन में जाना होता है सीखने के लिए। तो ज्यादा हैकाथॉन में जाएंगे तो आप ज्यादा सीख जाएंगे। अगर आप मेरी तरह सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, फिर आपको ज्यादा हैकाथॉन में जाने की जरूरत है। अगर आप की स्कूलिंग अच्छी है, किसी ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए हैं, फिर आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, फिर आप जल्दी पॉलिश हो जाते हैं। तो यू नीड टू नो योर सेल्फ कि व्हाट आर योर गवर्नमेंट स्ट्रेंथ। करनी चाहिए, ज्यादा हाँ जी, जरूरत है फिर। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। ये बात याद रखें स्टूडेंट्स के, आप एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन करें या ना करें, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप क्लाउड पे काम कर सकते हैं। तो जिस तरह आप लिनक्स की सर्टिफिकेशन करें या ना करें, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको लिनक्स पे काम कर सकता है। तो इसलिए सर्टिफिकेशन आप नॉलेज के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, तो वो नहीं मिलता। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। जी सर, अबू सुफियान आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सर, मेरा ये फर्स्ट वेबिनार है, और जैसा कि मैम ने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए हैकाथॉन और प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मैटर करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा पहला वेबिनार है, तो मुझे बता सकते हैं कि मैं हैकाथॉन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और टीम वर्क कैसे, टीम कैसे बना सकता हूँ अपनी हैकाथॉन के लिए?
जी मैम, मुस्कान आई थिंक आप इसको आंसर कर सकते सर, आईकोड गुरु जो है वो हर महीने में एक हैकाथॉन इंट्रोड्यूस करवाता है स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा प्रॉपर इस पे चैनल है। तो आईकोड गुरु के उस चैनल में पिन हुआ हुआ है हैकाथॉन की, जो बिगनर्स हैं उनके लिए हैकाथॉन पे वेबिनार, तो आपको वो देखना चाहिए। और अभी हमारा हैकाथॉन जो है वो ऑन प्रोग्रेस है, आपको उसमें जाना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर रहते हैं आईकोड गुरु पे, तो आप इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कोडिंग कॉम्पिटिशन में गए हैं, और उन्होंने राउंड 1 क्लियर किया है मेटा हैकर कप का। सर ये हैकाथॉन कितनी टाइप का हो सकता तो है? सर, आपकी आवाज़ बहुत कम है, अगर आप अपना माइक करीब करेंगे तो आवाज़ क्लियर आएगी। मैं कह रहा था कि हैकाथॉन की कितनी टाइप आपके पास अवेलेबल होती है, कितनी टाइप की हैकाथॉन आप जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए प्रोड्यूस करवाते हैं आई कोड गुरु पर? हैं। आई कोड गुरु पे देखें, इंटरनेशनली तो थाउजेंड्स ऑफ हैकाथॉन होती हैं हर साल, रोजाना कई हैकाथॉन चल रही होती हैं दुनिया में। तो हम अपने स्टूडेंट्स को उन हैकाथॉन में लेके जाते हैं जो कि उनको हेल्प आउट करेंगे। काफी सारी हैकाथॉन होते हैं वो अच्छी नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए, तो हम उन्हें अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है, डॉक्टर रिजवान की लीडरशिप में जो ये काम करती है, जो हर वीक हैकाथॉन्स रिव्यू करती हैं जो कि पब्लिश हुई होती हैं, और फिर उनमें से हम चूज करते हैं। तो आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे जो हैकाथॉन पब्लिश होती है, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन इट, इट इज द राइट हैकाथॉन फॉर यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका जितना मर्जी हो, आप बेशक करें द एक्सपीरियंस। सर मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है, मैं आईटी का स्टूडेंट, तो इसलिए मेरे को ना स्कॉलरशिप में मास्टर स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर होना चाहता हूँ। तो क्या ये मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं हैकाथॉन? और जी, अगर आप इन हैकाथॉन्स में, अगर आप आई कोड गुरु पे रोजाना 1 महीना लगाएं तो आप 1 साल बाद तैयार हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। सही है, थैंक यू। जी सर, मोहसिन, आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं हैकाथॉन्स पे, लाइक दूसरे इवेंट्स पे, इस तरह लाइक जो आई थिंक फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो लाइक जो यूएस के प्रोफेसर हैं उनको वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ ना लाइक प्रोफेसर्स के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कोई भी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उनको कोई इंटर्न या वॉलंटियर चाहिए होता है। तो अगर स्टूडेंट्स अप्रोच करे पाकिस्तान से, वो उसको हायर लाइक उसको अपनी टीम में ऐड कर लें, और वो अच्छा काम करता है, उसके पेपर में भी नाम आ सकता है, और वो फ्यूचर में उससे लाइक अपनी पोजीशन की भी बात कर सकता है, सिटीजनशिप की भी। तो लाइक इस तरह फॉर एग्जांपल आप 10 अगर आपने लैब सेलेक्ट कर ली, उनको रीच आउट करें, लाइक दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे में, चौथे में उनके साथ काम करें, तो वो फ्यूचर में भी आपके लिए हेल्प होगा और आपकी इससे सीवी भी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू। जी, स्टूडेंट्स सर, मोशन रसीद इस साल फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अमेरिका गए हैं, तो आप लोग इन्हें लिंक्डइन पे भी ऐड कर लें। ये वैसे सिलेक्ट पे भी हैं, और ये पोजीशंस भी शेयर करते रहते हैं, जो स्कॉलरशिप आते रहते हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ हिम। तो सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपका सीजीपीए क्या था, और पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी से थे, और किस सिटी से हैं पाकिस्तान। एक्चुअली सर मैं साहिवाल से हूँ, और मैंने बीएसआईटी किया था कायद आजम यूनिवर्सिटी से, और सीजीपीए मेरा 3.4 था, कोई पब्लिकेशन नहीं थी, और बस इतनी कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन लाइक आई कोड पे थोड़ी गाइडेंस थी। मेरे ख्याल में गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे स्टूडेंट्स की स्पेशली आई कोड गुरु के या वैसे भी प्रोफाइल अच्छी होती है, तो अगर गाइडेंस मिल जाए तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और बाकी ये जो मैंने बताया कि लाइक आप लाइक दूसरे सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर में, दूसरे ईयर में या तीसरे साल में आप प्रोफेसर को असिस्टेंटशिप के लिए तो नहीं अप्रोच कर सकते, लेकिन आप पहले उनसे काम कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो फ्यूचर के लिए भी आपको कंसीडर कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑलराइट, अगर किसी का कोई भी जेनेरिक क्वेश्चन है एक्सचेंज प्रोग्राम से रिलेटेड, तो मैम दुआ आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। करियर सर्विसेज या फिर स्कॉलरशिप
प्रोसीजर या एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो आपको कोई जेनेरिक क्वेश्चन करना है तो सर रिजवान और सर जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो अभी बात हो रही थी ना हैकाथॉन्स की, कोडिंग कंपटीशन, सर्टिफिकेशंस। तो इन द एंड ना प्रोफेसर क्या देखते हैं, मतलब आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं या हैकाथॉन्स हैं या आपने लीड कोड के क्वेश्चंस किए हैं, उनको बेसिकली ना डेडिकेटेड और फोकस्ड स्टूडेंट्स चाहिए, वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स जो काम कर सकें। ठीक है, वो उनको मायूस ना करें। बहुत से केसेस होते हैं, लोग आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, दूसरे समय मतलब कहते हैं हमसे नहीं हो रही, हमने नहीं करना, या हमें इंटरेस्ट नहीं है, या हमें ये पसंद नहीं आई, या लोग क्विट कर जाते हैं, जो कि यूएस में काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में ये रेशो कम है, यहाँ पे लोग हाई स्कूल में भी क्विट करते हैं, क्योंकि मतलब इट्स अ फ्री सोसाइटी राइट। यहाँ पर 18 ईयर्स के बाद बच्चों पे माँ बाप का कंट्रोल नहीं है, अगर वो चाहें तो वो अपनी स्टडीज क्विट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो माहौल एक ऐसा है कि लोग अपनी स्टडीज और प्रोग्राम्स क्विट कर जाते हैं। तो प्रोफेसर्स को चाहिए डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। अब ये जो तमाम एक्टिविटीज है ना, ये आपको हेल्प कर रही होती हैं प्रोफेसर को ये कन्विंस करने के लिए कि आपको जब वो काम मिलेगा, जब आप आएंगे तो आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेंगे। प्रोफेसर के लिए बड़ा सेटबैक होता है कि एक स्टूडेंट हायर हुआ, वो आया, उसको सिखाया गया, उसने काम शुरू किया और 1 साल बाद उसने कहा मैं नहीं कर सकता, या मैं जा रहा हूँ वापस, या मैंने कोई फील्ड चेंज करनी है, या मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। क्योंकि वो आपको हायर कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जनरली राइट। तो उनका दे आर रिलाइंग ऑन यू कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे आप उनके साथ। तो ये सारी चीजें वो हेल्प कर रही होती हैं आपको, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने में, और ये चीज प्रोफेसर को बताने में कि आप कितने फोकस्ड हैं। और ये जो आई कोड गुरु की सारी एक्टिविटीज है ना, ये उस तरफ अलाइंड होती हैं कि पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे थे, आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए, ये पहले भी कई दफा कहा गया है, लेकिन आप साथ हैकाथॉन्स में जा रहे थे, आपने लीड कोड के क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप स्टैनफोर्ड में गए, आप हार्वर्ड में गए, आपने ये अभी मेटा हैकर कप में गए, पोजीशन ली नहीं ली, क्वालिफाई किया नहीं किया, वो सेपरेट चीज है। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज शो करती हैं कि आप फोकस्ड हैं, आप काम कर रहे हैं, जो सिर्फ आप अपने यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज में नहीं है कि सिर्फ मतलब जीपीए अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो चूंकि बहुत लोगों का अच्छा होता है तो वो उससे आप डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते। इन द एंड ना ये एक नॉइस है स्टूडेंट्स के पास, के जब सीवीज आती है ना प्रोफेसर के पास, तो जनरली वो एक नॉइस लेवल होता है कि वो सब ने बैचलर्स किया है, सबका जीपीए ठीक है, मतलब जारी बात है कोई 2.5 से तो अप्लाई नहीं करेगा ना, जीपीए उनके ठीक है। अब प्रोफेसर कैसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करे? प्रोफेसर के लिए भी प्रोफेसर के लिए भी तो एक मुश्किल काम हो जाता है ना कि वो कैसे डिटरमिन करे कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है इनमें से। सिर्फ जीपीए है, सिर्फ वो क्राइटेरिया, एक अरसे तक रहा जीपीए और अभी भी जीपीए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब और बड़ी चीजें हैं। उसको पता, वो देखना चाहता है कि आपने जनरेटिव एआई की हुई है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, आप नई चीजें सीख रहे हैं, आप में वो स्पार्क है कि आप नई चीजें सीखना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। तो वो चीजें, ये एक्टिविटीज आपको उस तरफ लेके आती हैं। अभी जिस तरह हैकाथॉन्स की बात हो रही थी, हैकाथॉन्स बहुत सारी होती है, लेकिन हम सेलेक्ट करते हैं हैकाथॉन जो ऑनलाइन हो, जो ऑन साइट ना हो, जो किसी रिप्यूटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, ठीक है, जिसका टॉपिक बेहतर हो। ये वो चीजें हैं जो आपको आई कोड गुरु पे मिलती हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर जफर एमआईटी के कोर्स का बता रहे थे, अभी मेटा हैकर कप हुआ, अभी स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस हुआ। मतलब ये वो चीजें हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जीपीए 4 नहीं चाहिए, आपको जिंदगी में बहुत अच्छा स्टूडेंट होना नहीं चाहिए राइट। लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज हैं, जिस मतलब हार्वर्ड का जो CS50X पजल है, ये वो सारी चीजें हैं जो, जिस तरह ये आई कोड गुरु का एक जर्नी है, आप इसमें आते हैं ना तो ये चीजें खुद ब खुद आपके सामने आती जाती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करते जाएं, आप हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना लगा सकते हैं, तो ये चीजें आपके प्रोफाइल को बिल्डअप करती हैं। आपको आपकी अपनी लर्निंग होती है, आप नई चीजें सीखते हैं, नई टीम्स में नई जगहों पे जाते हैं, नई टीम्स के साथ काम करते हैं। लेकिन प्रोफेसर के लिए कितना आसान हो जाता है कि वो आपको सेलेक्ट कर सके। अभी मैं पिछले दिनों ये मोहम्मद तलहा इमरान हमारे लीड मॉडरेटर हैं, उनके मैं रिज्यूमे देख रहा था, माशाल्लाह मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनका रिज्यूमे देख के कि हमारे साथ पिछले कुछ सालों से हैं और उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि आप मतलब प्रोफेसर को कोई जरूरत ही नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश करे क्या ये अच्छे स्टूडेंट हैं या नहीं है, क्योंकि
ही हैज बीन अलोंग ऑल दैट जर्नी, राइट। उनके पास वो सारी चीजें हैं जो आईकोड गुरु ने ऑफर की, जिसमें वो गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये आप सब भी ये वो काम कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंट रहें, जो एक्टिविटी आती है उसमें पार्टिसिपेट करें। ये फ्री एक्टिविटीज है ना, आपको आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, गाइडेंस आपको मिलती है, ठीक है। तो ये उस जर्नी में आप साथ चलें तो मतलब विद इन फ्यू मंथ्स, 1 साल में आपका प्रोफाइल इस तरह का हो जाता है कि प्रोफेसर आपको देख के, आपका प्रोफाइल देख के कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आई शुड हायर हिम। और यही अभी हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह अप्लाई करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। किस वजह से? क्या वो टॉप यूनिवर्सिटी से हैं? क्या उन्होंने अपनी क्लासेस में टॉप किया हुआ है? क्या वो इंटरनेशनली पब्लिकेशंस में उनके उनके नाम है? नहीं, उनको सिर्फ ये चीज़ है कि वो प्रोफेसर ये देखते हैं कि हार्ड वर्किंग और फोकस्ड स्टूडेंट्स हैं। तो आप इस जर्नी में साथ रहें तो इंशाल्लाह आप में जो लोग, हमने ये देखा है, जो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं दे हैव अचीव्ड सक्सेस। मेरे पास एक भी नाम नहीं है जो आईकोड गुरु पे या इन एक्टिविटीज में कंसिस्टेंट रहा हो एंड ही कुडंट और शी कुडंट फाइंड एन एडमिशन और फाइंड अ जॉब। जो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं दे हैव अचीव्ड सक्सेस। हाँ, कुछ लोग आते हैं, 1-2 महीने आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 1 साल बाद कहीं और से सुनते हैं तो दोबारा आ जाते हैं। तो दे उनको फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है तो जरूर कंसिस्टेंट रहें। एंड जितनी हेल्प ये फोरम आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये सब लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, करेंगे। एंड इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स। चलिए, थैंक यू। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछिएगा। मैम अलीशा, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे अब 6 सेमेस्टर के फाइनल चल रहे हैं, तो अब मुझे किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए? मतलब वैसे तो मैं हाईकोर्ट पे एक्टिव हूँ, लेकिन एक प्रॉपर आप बता दें, थोड़ा सा गाइड कर दें। जी मैम, मुस्कान आप बात करेंगे इस बारे में? मैम अभी आप 5th सेमेस्टर में, तो जी आप जो जी, मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहले जो ह्यूमन है ना, एज अ नेचर, वी एवर एस्टिमेट अवर सेल्फ एंड अंडर एस्टिमेट अदर्स। ये ह्यूमन नेचर है। तो हमें बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है ये मेक श्योर करने के लिए कि क्या हम बबल में तो नहीं रह रहे कि हम समझते हैं हम बहुत काम की चीजें हैं और एक्चुअली हम वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसी तरह हाईकोर्ट गुरु पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो कम से कम हाफ स्टूडेंट्स ना खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि वो हाईकोर्ट गुरु पे आते हैं, हालांकि जब उनसे बात करें तो उन्हें पता कुछ नहीं होता। तो मेक श्योर के हाईकोर्ट गुरु पे आने का मतलब ये है कि आप दिन में कम से कम 1 घंटा हाईकोर्ट गुरु का कोई ना कोई एक सेशन लेते हैं और आप उस सेशन में जाग रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं। अगर आप 1 घंटा नहीं आ रहे, आप विंडो शॉपिंग करते हैं, कभी हफ्ते डेढ़ में एक दफा आ गए, कभी दिल किया तो एक्टिव हो गए, तो फिर ऑब्वियसली यू डोंट डिजर्व द सक्सेस। क्योंकि सक्सेस के 2 स्टेप्स है। एक है कि आपका सीवी डिस्टिंग्विश कर रहा हो, वो आपका कर लेगा, वो हम गाइडेंस दे देंगे सीवी में क्या चीज कहाँ पुट करनी है, क्या चीज कैसे करनी है। और सीवी कोई भी हो दुनिया का, वो आपको सिर्फ इंटरव्यू टेबल तक लेके जाता है। इंटरव्यू में मैटर करता है कि आप एक्चुअली अच्छे हो, और उसके लिए आपकी फिर एक्चुअल पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, आपने प्रेजेंट नहीं किया क्लासेस में, आप हैकाथॉन्स में जाके बोले नहीं है, लेकिन आप चले 15 हैकाथॉन में गए हैं और आप सर्टिफिकेट आपने इकट्ठे कर लिए हैं, तो जब इंटरनेशनल प्रोफेसर 10 से 15 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप के लिए आपका इंटरव्यू करेगा, तो अंडर प्रेशर आपका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क, आपको पता ही नहीं चलेगा सवाल का जवाब कैसे देना, एंड प्रोफेसर विल नॉट लाइक यू। लेकिन अगर आप ने सारे फेलियर पहले ही फेस कर दिए कि आप हैकाथॉन में गए, आपने काम करने की कोशिश की, कई दफा काम हुआ, कई दफा नहीं हुआ, कई दफा अप्रिसिएशन मिली, कई दफा बेइज्जती हुई, तो यू हैव योर मसल
your mental nerves has got strength. तो फिर आप जिस भी प्रोफेसर से बात करेंगे वो आपको लाइक करेगा। जिस तरह भी हमारे एक स्कॉलरशिप हुआ एक मदर का, उनका CGP है 3.1, उनका IELTS है 6.5 और वो बदीन से हैं। तो उनका स्कॉलरशिप क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने 3-4 महीने मुसलसल आई कोड गुरु पे टीच किया था। एवरी डे 1 hour ही वाज प्रेजेंटिंग, और प्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली आप ज्यादा अंडर प्रेशर होते हैं क्योंकि आप बोल रहे होते हैं, आप स्पीकर होते हैं, आपने तैयारी भी ऑब्वियसली में टाइम लगाया होता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट करते हैं तो यू आर स्ट्रेंथनिंग योर ब्रेन नर्व्स, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर वोकल कॉर्ड, आपका गला बंद नहीं होगा जब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये चीजें ध्यान में रखें। तो मैम अलीशा, डज इट आंसर योर क्वेश्चन कि 6th सेमेस्टर होने के साथ साथ आपने अपने आप से ये भी पूछना है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस यू अगेंस्ट द कंपटीशन। आपके सीवी में ऐसी अच्छी चीज कौन सी है जो आप एक कंपटीशन के पास नहीं है, सीवी में भी और प्रैक्टिकली? जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो इट वाज अ लिटिल बिट हार्श रिप्लाई, लेकिन ये मैंने सब स्टूडेंट्स के लिए दिया है कि प्लीज इस ब्लाइंड स्पॉट को लाजमी चेक करें कि क्या आप वाकई अच्छे हैं या आप बस अपनी खुशफहमी में चले। जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फालतू में 6 वालों को अभी क्या करना चाहिए? लीग को तो मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह। अब आइल्स का कब प्रिपरेशन, यानी कि कब तक तैयार होना चाहिए फालतू में 6 के लिए? फॉल CGPA 2026 के लिए आपका बाय एंड ऑफ 6th सेमेस्टर, आप एट द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर यू शुड डू आइल्स, यानी कि अगले साल समर में कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और आइल्स करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप 2 से 3 दफा आइल्स के सेशन खुद पढ़ाएं, तो दैट विल इंडिकेशन कि आपकी अपनी तैयारी बहुत अच्छी होगी। सही है, क्योंकि एग्जाम एक्सपेंसिव होता है, फीस ज्यादा होती है, तो इट इज वेरी क्रूशियल कि आपकी तैयारी अच्छी हो ताकि आपको दोबारा ना देना पड़े। जी सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। तो अगेन द रिमाइंडर फॉर द MIT इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो उनका मास्टर का प्रोग्राम आया है, कि उसके लिए स्पेशली नेशनल साइंस वाले लाजमी अप्लाई करें। वी नीड अ बिग बिग पार्टिसिपेशन फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरी चीज, SOP में क्या लिखना है उसके लिए हमारा कैरियर सर्विसेज का सेशन है, आप वहाँ पे आके SOP रिव्यू करवा सकते हैं, और प्रोफेसर से कैसे ईमेल करनी है, हाई कोर्ट गुरु के बारे में गाइडेंस देता है, प्रोफेसर से इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है हम उसके बारे में प्रिपरेशन देते हैं। तो जिस तरह भी मैम दुआ बात कर रही हैं एनवायरमेंटल की, तो इसमें हम इजीली एक AI का प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। तो आई हैव क्वाइट अ फ्यू आइडियाज अबाउट इट। तो बेसिकली आई कोड गुरु आपको वैसे भी आपको प्रोफाइल अच्छा करता है, आपको टेक्निकली बेहतर करता है, एंड वी आल्सो सपोर्ट यू while writing emails, while filling these forms, while going even for visa in embassy कि कॉमन क्वेश्चन कौन से, आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और एंड आफ्टर यू वंस यू अराइव इन द US, तो आपने गूगल में कैसे जाना है 20 से 25 हजार डॉलर की इनिशियल सैलरी पे। वी सपोर्ट ऑल ऑफ दीज स्टेप्स। जी, any last question?
या कोई फीडबैक हमारे लिए, एनीथिंग वी कैन डू बेटर? तो थैंक यू मैम दुआ अमर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू here. So people like you are a hope for the Absolutely. country. Thank you. Thank you for inviting me. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया और हमें बड़ी अच्छी तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो वेबिनार को हम वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। अगर किसी को लास्ट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वेबिनार को हम एंड करते हैं यहाँ पे। सो ऑलराइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे न्यू टाइटल विद न्यू स्पीकर। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।